चलो तो एक बार फटाफट से क्विक रिव्यू ले लेते हैं और चार्जिंग प्रोसेस भी पढ़ा देता हूँ। वैसे एग्ज़ाम में तो कुछ आने वाला है नहीं, एग्ज़ाम में तो कूलॉम्स लॉ और वो सारी चीज़ें आएगी। ओके, तो सबसे पहले तो चार्ज क्या है। सो चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे मास फंडामेंटल होता है, चार्ज इज़ ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट्स दिखते हैं। मास की वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स दिखते हैं, है ना। हमारे यूनिवर्स में हर जगह ग्रेविटी मास की वजह से। वैसे ही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है ये चार्ज की वजह से आता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस दे आर ड्यू टू चार्ज। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लगता है ना। अगर आप किसी चीज़ को टच भी कर रहे हो स्टिल देर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। किसी रस्सी में टेंशन है, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये फ्लोर मुझे रिएक्शन दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो ज़्यादातर फोर्सेस हमारे डे टू डे लाइफ में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, सही है ना। कौन से 4 फंडामेंटल फोर्सेस है? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो है वो रिएक्शंस में दिखता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में छोटे स्केल में। हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग इन दोनों को ही एक्सपीरियंस करते हैं, इन दोनों को, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच वी सी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। सही है। ये फॉन्ट साइज दिख रहा है क्या लास्ट तक? ये थोड़ा बड़ा लिखो, चलेगा ना। ओके, चार्ज के हमने प्रॉपर्टीज पढ़े थे, एक बार याद कर लो। प्रॉपर्टीज क्या क्या थे? प्रॉपर्टीज क्या क्या थे? पहला, हाँ चार्ज हम लोग इस लेसन में चार्ज कैन बी एट रेस्ट, चार्ज कैन बी मूविंग, चार्ज कैन बी अंडर एक्सेलरेशन। 3 पॉसिबिलिटी है इस लेसन में। चार्ज इज एट रेस्ट। इस लेसन में वी विल कंसीडर द इफेक्ट्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये ध्यान में रखो, सिर्फ हम यही एक पढ़ रहे हैं इस लेसन में, बाकी लेसन उसके लिए है। चार्ज मूविंग है, चार्ज एक्सेलरेटिंग है, तो क्या होगा वो बाकी लेसन में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? चार्ज इज एट रेस्ट। सो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो कौन सा है? दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम इज यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का नेचर बताओ, कितने टाइप के चार्ज होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनमें फोर्सेस बताओ, पॉजिटिव में फोर्स कौन सा? नेगेटिव में फोर्स कौन सा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। और पॉजिटिव नेगेटिव में फोर्स कौन सा? अट्रैक्टिव। इफ आई से सम बॉडी इज चार्ज्ड, तो इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर कितना चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है क्या? नहीं। रियलिटी में व्हेन वी चार्ज सम काइंड ऑफ बॉडी, उसमें 1000 या मिलियंस ऑफ चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तब जाके हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स सफिशिएंट दिख के आते हैं, है ना। जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें भी द चार्जेस वर इन मल्टीपल ऑफ 10, पावर ऑफ 10, उतने चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। सो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज होगा वो कितना होगा? दैट विल बी मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। Any body will have charge which is multiple of this number. So n e, what is n? n is integer number. मतलब एक तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो गए तो इसका डबल, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो इसका 3 टाइम्स, 4 इलेक्ट्रॉन बॉडी में से ट्रांसफर हो रहे तो 4 टाइम्स, 1000 हो रहे तो 1000 टाइम्स। सो इसका जो भी n होगा, n इज इंटीजर नंबर। सो इंटीजर मल्टीपल जो होगा दैट विल बी द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी। कोई भी बॉडी पे जो भी टोटल चार्ज होगा वो इंटीजर मल्टीपल होगा, है ना। फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। 3.5 टाइम्स दिस चार्ज नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज अ होल ट्रांसफर हो रहा है। इट्स अ सिंगल पार्टिकल जो एज अ होल ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए चार्ज जो है वो क्वांटाइज है। एंड देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं हमें? आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे? वो कंजर्व्ड होंगे। कंजर्व्ड मतलब क्या? कि भले ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर हो जाए, टोटल जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो उतने ही रहेंगे, टोटल नेगेटिव चार्जेस भी उतने ही रहेंगे। इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रल बॉडी में इक्वल होते हैं, है ना। चार्ज बॉडी में अनइक्वल हो सकते हैं, ठीक है। बट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज विल रिमेन कंजर्व। कंजर्व मतलब क्या? कॉन्स्टेंट। कंजर्व का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज विल रिमेन
कंजर्व्ड, सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है, चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक, चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक मतलब क्या? रिलेटिविटी सुना है क्या? थियरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना? पढ़ा तो नहीं होगा बट सुना तो होगा, बहुत पॉपुलर है। तो रिलेटिविटी थियरी ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एट स्पीड विच इज़ कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, इट्स मास चेंजेस। मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ना, फिर भी वो चेंज होता है एट वेरी हाई स्पीड्स, बट चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है इवन इफ द स्पीड इज़ वेरी हाई। ठीक है। दूसरा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ़ आई हैव टू फ्रेम्स, एक ये फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है एस डैश, दिस फ्रेम इज एट रेस्ट, इनर्शियल फ्रेम, दिस फ्रेम इज मूविंग एट लेट अस से स्पीड विच इज़ कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, फिर भी ये जो चार्ज है ये इसके लिए भी, इस बंदे के लिए भी उतना ही रहेगा, इस बंदे के लिए भी उतना ही रहेगा। दो ऑब्जर्वर है, एक इधर एक इधर, सो बोथ ऑब्जर्वर्स विल मेजर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। बट अगर मास होगा तो इस ऑब्जर्वर के लिए तो मास एम होगा, इस वाले ऑब्जर्वर के लिए मास होगा m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v²/c²। ऐसा एक गंदा सा फॉर्मूला है बट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है वो। ठीक है। सो मास चेंज होता है व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग एट स्पीड्स कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मतलब कितना? स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इस रेंज में, इसके आसपास, इससे, और ये अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इससे कम 1% भी होगा तो भी चलेगा, है ना। हमारे डे टू डे लाइफ में स्पीड कितना होता है? टॉप मोस्ट स्पीड कितना है? फास्टेस्ट जेट का स्पीड कितना है? 10 मैक जितना स्पीड है उसका, है ना। 10 मैक कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड, सो 3300 मीटर पर सेकेंड, सही है क्या? अप्रॉक्सीमेट मतलब कितना हो गया? किलोमीटर में करना है तो 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये देखो और ये देखो, है क्या 10 टाइम्स, 100 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा है? कितना टाइम्स है ये? लाख टाइम्स ज़्यादा है, 10⁵ टाइम्स। सो ऑब्वियस है, हम फास्टेस्ट स्पीड पे भी चले जाए तब भी लाइट के स्पीड को कंपेयर नहीं कर सकते, ह्यूमंस तो भी नहीं कर सकता, है ना। हमारे पास ऐसा व्हीकल अब तक तो नहीं बना है। इवन स्पेसशिप्स इससे फास्ट चलते हैं, 10 मैक तो ये अर्थ के ऊपर हो गया स्पीड, स्पेसशिप्स इससे ज़्यादा फास्ट जाते हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट अटेन दैट स्पीड। अच्छा, 7 किलोमीटर पर सेकंड, 7 किलोमीटर किसका? नहीं, वो तो ऑर्डिनरी स्पीड है, उससे ज़्यादा जा सकता है, स्पेस में जा सकता है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना, बट स्टिल वी कैन नॉट अटेन दिस ह्यूज स्पीड, है ना। एंड एट सच स्पीड, रिलेटिविस्टिक स्पीड पे क्या होता है? मास चेंजेस बट द चार्ज डज नॉट चेंज, दिस इज मीनिंग ऑफ चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है। एनीवेज ये सारे पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं आने चाहिए, आ गया तो इस पे आ जाएगा, Q = NE पे, चार्जेस कॉन्टेक्स्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ये सारा हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो वो कितना चार्ज हो सकता है? दैट विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। ठीक है। दिस इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, और ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। हम लोग वैल्यू 1.6 लेते हैं, रियल वैल्यू और भी इससे ज़्यादा डिजिट्स में है ना। गूगल करके आप एग्जैक्ट वैल्यू चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग को याद रखने के लिए ये नंबर ईजी है, सो वी विल रिमेंबर दिस नंबर। ठीक है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज? इतना ही। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? इतना ही। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एटम का स्ट्रक्चर पता है सबको? एक पॉइंट है, पॉइंट के अंदर उस पॉइंट को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज इतना, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज। ठीक है। जनरली न्यूट्रल एटम होगा या न्यूट्रल मटेरियल होगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। यहाँ पर चाहिए तो लिख लो ये वाला पॉइंट, फॉर न्यूट्रल बॉडी, फिर वो एटम भी होगा तो भी नंबर ऑफ और पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और यूनिट होगा कूलम। याद रखना चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, इसलिए मैंने वो अमाउंट वर्ड यूज किया नंबर की जगह। ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, यस
प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। देयर आर 3 प्रोसेस, सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। 3 प्रोसेस होती है। पहला है चार्जिंग बाय, लिखते चलो, मैं ये हो गया तो तुरंत इरेज कर दूंगा, तो जो चीज़ें लिखनी है वो लिखते चलो। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। लास्ट क्लास में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया दैट वाज दिस, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बलून को ऐसे घिसने से वो चार्ज होता है, सो दैट इज़ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। 2 ऑब्जेक्ट्स को घिस दो, सो दैट इज़ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिजिक्स में इसके लिए एक खास नाम है। नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। दीज ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक्स। ये 12th में यूज़ करने वाले वर्ड, बट अभी बता देता हूँ, है ना। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को हम लोग इस लेसन में बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय, नेक्स्ट प्रोसेस है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड प्रोसेस है चार्जिंग बाय इंडक्शन। और भी कुछ प्रोसेस है, चार्जिंग बाय थर्मियोनिक एमिशन एंड और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ऐसे है, बट एनीवेज हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उनको भी डिस्कस नहीं करेंगे। दीज आर मेजर प्रोसेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़्यादातर इनको डिस्कस किया जाता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है? यू टेक अ चार्ज रॉड एंड टच दैट चार्ज रॉड टू कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। सो लेट अस से you have this conducting metal sphere, ठीक है, and you bring a rod which is charged, let us say positively charged rod लेके आए आप, this is चार्ज्ड रॉड। ठीक है, तो चार्ज रॉड को जब आप कंडक्टिंग स्फीयर के नज़दीक लाओगे, उसको टच कराओगे तो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दैट इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड थर्ड वन इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये लंबा प्रोसेस है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले यहाँ तक लिखना है तो लिख लो। तो थर्ड जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तो सिंपल है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है? 2 ऑब्जेक्ट्स को घिसो। ये पेन है, प्लास्टिक का है, नॉन कंडक्टर है, मेरे बाल भी नॉन कंडक्टर है, ऐसे घिसा, ये बन गया, इस पे चार्जिंग हो गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या करना है? ऑलरेडी चार्ज रॉड लेना है ना, तो आप किसी भी तरीके से चार्ज कर लो रॉड को, नॉन कंडक्टिंग रॉड, उसको कंडक्टिंग स्फीयर को टच करना है। ठीक है, तो ये मैं क्लास में एक बार मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था। गाड़ी की चाबी होती है ना, उसको लिया था, ठीक है, 2 व्हीलर की, उसका पीछे का प्लास्टिक का रहता है, सो दैट इंसुलेटिंग रॉड हो गया, इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया, और उसका जो फ्रंट मेटल का पार्ट है उसको हमने स्केल से चार्ज किया था। सो इट गेट्स चार्ज्ड, टाइम लगता है बट इट गेट्स चार्ज्ड। ठीक है, सो दैट इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो आपने क्या किया? कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को ये चार्ज डायरेक्ट टच करके ट्रांसफ़र किया। ठीक है, द थर्ड प्रोसेस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। बिना टच किए भी आप चार्ज कर सकते हो। कैसे? सो व्हाट यू नीड इज़ दिस, आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर चाहिए। स्फीयर ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट चलेगा, जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड है ना, स्टैंड इंसुलेटिंग होना चाहिए, अदरवाइज चार्ज अर्थ में चला जाएगा। सो दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, और इस कंडक्टिंग स्फीयर को हम लोग क्या करेंगे? इसके नज़दीक हमारा रॉड लेके आएंगे, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रॉड। ठीक है, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, निगेटिव भी ले सकते हो। ये हमारा रॉड है जिसको हमने इसके नज़दीक लाया। होगा क्या? ये मेटल है ना, मेटल के अंदर कौन से चार्जेस होते हैं? कौन से चार्ज होते हैं मेटल के अंदर? पॉजिटिव होता है क्या? नेगेटिव होता है क्या? दोनों इक्वल होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ न्यूट्रल। इनमें से कौन सा चार्ज मूव कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सो दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल पाइल अप हियर, यहाँ पर गर्दी कर देंगे, क्योंकि उनको देखने के लिए कौन आया है? पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ पर गर्दी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से? इसी मेटल में से आए, तो इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब देखा जाए तो चार्जेस सेपरेट हुए बट इट इज़ स्टिल अनचार्ज्ड। अगर आप ये रॉड हटा दोगे तो वापस ये न्यूट्रल हो जाएगा, हमें तो चार्ज करना है ना। सो व्हाट वी कैन डू इज़, हम इसको अर्थ कर सकते हैं। अर्थ करना मतलब क्या?
इसको एक मेटल वायर से कनेक्ट करो और वो मेटल वायर कहाँ ले लो, इधर इस वाले होल में। वो ये यहाँ से वायर कहाँ जाता है, ज़मीन के अंदर। या फिर क्या कर सकते हो, शूज़ चप्पल निकाल लो, डायरेक्ट टच करो। हमारी बॉडी भी क्या है, वो भी कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारी बॉडी डायरेक्ट अर्थ से, इस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। सो सारा चार्ज चला जाएगा यहाँ से अर्थ में। सो ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ये चला गया अर्थ में। अर्थ की खास बात क्या है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा भी चार्ज को ले सकती है। इट्स लाइक सिंक। सिंक में पानी डालो, क्या होता है, भर जाता है क्या, कितना भी डाल सकते हैं। अर्थ का ऐसी है, चार्ज सिंक है, कितना भी चार्ज डालो, अर्थ कितना भी चार्ज ले सकती है ना। इट्स अ इनफाइनाइट सिंक ऑफ चार्ज। सारा पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब क्या कर सकते हो, अब आप इसको हटा सकते हो। अब होगा क्या बताओ, और इसको भी हटा दो, अब होगा क्या बताओ, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। और ये मेटल है, मेटल में नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है। ये सारा चार्ज कैसे मूव करेगा, ये सारा चार्ज मूव करके आ जाएगा सरफेस के ऊपर, एंड यू गेट यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये वाला केस हम लोग 12th में भी पढ़ने वाला है, इसका डेरिवेशन है एक, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल शेल। सरफेस के ऊपर सारा चार्ज आ जाएगा, बिकॉज चार्ज तो एक दूसरे से दूर भागना चाहता है, नेगेटिव चार्ज है, तो कहाँ आ सकता है, सरफेस पे आ सकता है। इसको छोड़ के नहीं जा सकता, उसके लिए स्कोप नहीं है उसको जाने के लिए, क्योंकि ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो कहीं से नहीं जा सकता। चार्ज इसी पे रहेगा इस तरह से। और एयर में लीक होता है, थोड़ा बहुत एयर में लीक होता है चार्ज। आइडियली अगर लीकेज नहीं होगा चार्ज का, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो देयर आर 3 प्रोसेस, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। एक और प्रोसेस है थर्मियोनिक इमिशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करोगे तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। एक और होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ मेटल्स, उस पर अगर यूवी रेडिएशन आ जाए या हाई एनर्जी रेडिएशन आ जाए, दे इमिट इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस निकल गए तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो चार्ज हो गया ना, उसके ऊपर चार्ज आ गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो थर्मियोनिक इमिशन से या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से आप पॉजिटिव चार्ज कर सकते हो। बट अगेन थर्मियोनिक तो है नहीं अपने सिलेबस में, और फोटो इलेक्ट्रिक 12th में है, तो वो हम लोग तब पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। सो दीज आर मेजर प्रोसेस थ्रू विच वी कैन चार्ज द ऑब्जेक्ट्स। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया तो उस पर कितना चार्ज होगा, इट विल बी मल्टीपल ऑफ दैट स्मॉल ई, ठीक है। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज नहीं होगा, है ना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा, ये ध्यान में रखो, है ना। जब भी हम लोग चार्ज ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, चार्ज विल बी ह्यूज, है ना, ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, फोर्स। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, तो इसको भी एक बार याद कर लेते हैं। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, इसका स्टडी किसने किया था, कूलॉम ने। सो इट इज़ गिवन बाय कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है, इफ़ यू हैव 2 चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है ना। अट्रैक्शन कब होगा, अपोजिट चार्जेस होंगे। रिपल्शन कब होगा, सेम चार्जेस होंगे। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू लेना है, प्लस माइनस नहीं लेना है। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। व्हाट इज r? r is separation between the 2 charges, distance between the 2 charges, distance, displacement नहीं, स्केलर ले रहा है। दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओरिजिनल फॉर्म जो था, ओरिजिनल लॉ जो था वो स्केलर फॉर्म में था, जो कूलॉम ने दिया वो ये लॉ था। फिर इसको हम लोगों ने मॉडिफाई किया और इसको ऐसे लिख दिया कि Q1 Q2/r²। व्हाट इज के? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसकी वैल्यू ऐसा यूनिट में होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इन ऐसा यूनिट वैल्यू ऑफ के इज दिस। CGS यूनिट में उन टाइम के जो यूनिट थे, शायद से CGS यूनिट थे, वहाँ पर इसकी वैल्यू 1 थी। तो उस टाइम पे जो लॉ था दैट वाज मच मोर सिंपल, क्योंकि F = Q1 Q2/r² ही था। आज का जो लॉ है उसमें ये कांस्टेंट गंदा सा आता है, 1/4πε0। दिस ε0, this symbol ε0 is called, it's a constant, it is called permittivity of vacuum, ठीक है, permittivity of vacuum, ओके। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू, पहले तो ε0 की वैल्यू दे देता हूँ,
और इस पूरे कांस्टेंट की भी वैल्यू देता हूँ, दोनों याद रखनी है आपको। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो दे देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट निकलता आएगा इसमें से फॉर्मूला से, इसको इधर ले लो, इसको नीचे ले लो, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये जो पूरा कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू ऐसा यूनिट्स में, ऐसा यूनिट्स में यहाँ पर कांस्टेंट ऐसे गंदे ही आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, फॉर्म है तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डिफाइन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सही बात है, वेक्टर जब भी यूज़ करेंगे यू हैव टू डिफाइन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपका चार्ज तो वहीं पे है, कहाँ पर है, यहाँ पर है Q1 और यहाँ पर है आपका Q2, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, यू हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। सो दिस विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, हाँ या नहीं, इसका भी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ऐसा। इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है वो ये होगा Q1 से Q2। लेट अस कॉल दिस वेक्टर एज R12 वेक्टर। अब हम R12 वेक्टर को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं। 3 वेक्टर दिख रहा है, R1, R12 और R2। ट्राइंगल लॉ के हिसाब से R12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से R12 की वैल्यू बताओ, हैं कितनी, हाँ, अरे कॉस थीटा साइन थीटा कुछ नहीं है, ट्राइंगल लॉ लगाना है, ट्राइंगल लॉ, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है। R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, ये सही लिखा है क्या, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर, कौन सा लॉ ये, ट्राइंगल लॉ तो है। ठीक है, सो कैन आई राइट R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, नाउ वी विल डिफाइन डायरेक्शंस, यहाँ पर XYZ में भी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। वी विल डिफाइन अ डायरेक्शन R12 कैप, कौन सा डायरेक्शन होगा बताओ, R12 कैप 1 से 2 की तरफ ये वेक्टर है ना, जरूरी नहीं है ना कि ये 1 to y के पैरेलल हो, ये तो मैंने बनाया है पैरेलल, ऐसा भी तो हो सकता है ऐसे। सो R12 कैप कौन सा डायरेक्शन है, इट इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 के डायरेक्शन में। तो R12 कैप यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, दिस यूनिट वेक्टर इज R12 कैप, समझा नहीं, R12 1 से 2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, 1 से 2 की डायरेक्शन, 1 से 2 को लाइन बना दो, उस डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर बना दो, सो दैट इज यूनिट वेक्टर। वैसे ही एक और डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, R21 कैप, ये किस तरफ होगा, उल्टा लॉजिक, 2 से 1 की तरफ, यहाँ पर कैसे बनाएंगे, दिस इज R21 कैप, छोटा सा वेक्टर बना दो इस तरफ। अब इसकी क्या ज़रूरत है, आगे पड़ेगी इसकी ज़रूरत, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1 लिखने से अच्छा फ्रॉम Q2 to Q1 है ना, और फ्रॉम Q1 to Q2 चार्जेस की डायरेक्शन में है ना, ये फर्स्ट चार्ज है सेकंड चार्ज। अब मुझे बताओ, इफ़ दीज चार्जेस आर पॉजिटिव, लेट अस टेक सम वैल्यूज है ना, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे ऐसा लेंगे, तो लेट अस अज्यूम दैट दीज चार्जेस आर पॉजिटिव, कुछ तो लेके चलना है, तो पॉजिटिव लेके चलता है शुरुआत में। हाँ, तो पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स किस तरफ, राइट साइड या लेफ्ट साइड, Q2 इसके ऊपर फोर्स किस तरफ, ऐसा, यस और नो। सो लेट अस कॉल दिस एज फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 वेक्टर, है ना, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। अब ये जो नोटेशन है ना, ये बुक टू बुक वेरी करता है वापस से, अपने टेक्स्ट बुक में और मेरा नोटेशन अलग हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला वेरी करेंगे। ठीक
ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखोगे, फार्मूला विल चेंज। चाहिए तो बुक वाले फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो तुम लोग टेंशन लोगे। अपने बुक में 1-2 किसको बोला है, 2-1 किसको बोला है। F21 डिनोट्स फोर्स एक्सर्टेड बाय Q ऑन Q2 बाय Q1। Q2 पे फोर्स है F21। F21 denotes the force exerted on Q2 by Q1। फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 by Q1 मतलब यही है, ठीक है। और दूसरा एक फोर्स आ जाएगा Q1 पे, इसको क्या बोलेंगे, F12 बोलेंगे। फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, है ना। फर्स्ट पे सेकंड का फोर्स, उसको क्या बोला है हमने, F12। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही है, कूलॉम्स लॉ से आ जाएगा। डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन देखो क्या है, अपोजिट है, बिकॉज कौन सा फोर्स है ये रिपल्सिव फोर्स है, पॉजिटिव चार्जेस के बीच में। उन्होंने R21 कौन सा वेक्टर बोला है वो देख लो, R21 कैप और R12 कैप आपके बुक में। R12 इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। R21 कैप इज़ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग AB वेक्टर। AB वेक्टर का उन लोगों ने 2-1 बोला हुआ है, AB वेक्टर का बोला है 2-1, इन लोग ने उल्टा बोला है, ठीक है। आपके बुक में ना ये यूनिट वेक्टर का जो सिंबल है, ये उन्होंने 1-2 जो है वो ऐसा लिया है, 1-2 ऐसा होना चाहिए ना, बुक में ऐसा लिया है ना। मैंने बोला था बुक टू बुक वेरी करता है ये सिंबल्स, तो उन लोग ने ये सिंबल्स उल्टे लिए हैं, ठीक है। वी विल यूज़ दिस सिंबल ओनली, ये स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसे सिंबल यूज़ करते हैं जो मैंने लिखा है, ठीक है। सो चलो F21 वेक्टर, ये वाला फोर्स बताओ, ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस होगा, ये वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होगा। और Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, अपना लॉ देखो क्या है, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये ऐसे लिखा मैंने। अब डायरेक्शन बताओ, ये वाली कौन सी डायरेक्शन हमने डिफाइन किया था, इट इज R12 कैप, ये समझा, ठीक है। अगेन अपने बुक में उन लोगों ने इसकी जगह ये वाला लिया है 2-1, है ना, उन्होंने ये सिंबल्स को एक्सचेंज किया, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। चाहिए तो बुक जैसा करना है तो इसको ऊपर लिख लो, इसको नीचे लिख लो, और यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, ये 2-1 हो जाएगा, बुक जैसा चाहिए तो। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड सिंबल्स है जो यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट कैन वी से अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ। वी कॉल दिस एज R, है ना, इसको हम R लिखते हैं। ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, R12 वेक्टर कौन सा है, ये है, सो इट इज़ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड निकालना है ना, सो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इस पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड वी कॉल दैट एज R, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपके पास 2 वेक्टर है तो उसको माइनस कर लो, जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा दिस वन। एंड यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस वेक्टर डिवाइड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड, है ना, सो दैट विल बी R12 वेक्टर। ओके, F12 वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला सेम, Q1 Q2 अपॉन R12 लिखो, 2-1 लिखो, एक ही वेक्टर डिफाइन किया है मैंने, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही होगा ना, ये तो मैग्नीट्यूड ही है, तो मैं 1-2 लिखूँ या 2-1 लिखूँ, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इट्स अ मैग्नीट्यूड। इधर फ़र्क पड़ेगा, इधर डायरेक्शन बताओ क्या है, इस तरफ, इस डायरेक्शन को हमने क्या बोला है, 2-1 क्या बोला है, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में दूसरा इक्वेशन खत्म। सो दिस इज सेम फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। ज़रा ध्यान से देखना, दीज आर यूनिट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड कितनी होती है यूनिट वेक्टर की, 1 होती है, और डायरेक्शन देख लो ज़रा, डायरेक्शन अपोजिट है क्या, एक इधर है एक इधर है। सो कैन आई राइट R12 वेक्टर और R12 यूनिट वेक्टर इज माइनस ऑफ R21 यूनिट वेक्टर, ये दोनों यूनिट वेक्टर अपोजिट है तो मैं 2 वेक्टर को माइनस लिख सकता हूँ एक दूसरे के, बाकी सब तो सेम ही है, सिर्फ यही अलग था और वो एक दूसरे का माइनस है। सो फ्रॉम दिस व्हाट आई कैन राइट, फोर्स ऑन 1-2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2-1, ये लिख सकता है क्या,
बाकी सब तो सेम है ना, ये एक दूसरे का माइनस है, मतलब ये फोर्सेस माइनस हो गए एक दूसरे के। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। फोर्सेस बराबर विथ अ माइनस साइन, माइनस साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव द फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन रिएक्शन पैर जैसा हो रहा है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ में ऐसे ही कुछ तो लिखा था हमने। सो फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म, लिख लो, फिर बढ़ते आगे। चलो एग्जाम्पल क्या है, पढ़ो। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम वाटर में कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव चार्ज है? हमें पता है कि हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। H2O में इन H2O मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है मॉलिक्यूल। H2O का मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होता है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कितना? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक होता है। 2 हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। अकेला ऑक्सीजन है ना। एक ऑक्सीजन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10 प्रोटॉन्स, यस और नो? तो पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना है, ये तो पॉइंट क्लियर है। वाटर इटसेल्फ इज न्यूट्रल, है ना। वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये तो हमने नंबर ऑफ चार्जेस निकाले, हमने टोटल चार्ज नहीं निकाला अभी तक, और वो भी 1 ग्राम में निकालना है। ठीक है, 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। वास्तव में माझाच फोन है। ठीक है, चले दो। यहाँ देखो हाउ मच पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है ये निकालना है। एक एटम या एक मॉलिक्यूल में हमने चार्ज निकाल लिया, कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। दिस इज चार्ज ऑन, अच्छा चार्ज ऑन 1, ये निकाल लेते हैं। चार्ज ऑन 1 H2O मॉलिक्यूल, चार्ज कितना हो जाएगा? ये तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है Ne, सही है। नंबर ऑफ चार्जेस कितने? 10। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻18 हो जाएगा क्या? जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। सो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बराबर है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन H2O मॉलिक्यूल विल बी दिस, एक मॉलिक्यूल पे। अब हमारे पास 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है? कितने मॉलिक्यूल्स है? इन 18 ग्राम ऑफ H2O, in 18 gram of water there are 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये पता है क्या तुमको? ये कौन सा कंसेप्ट है? मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री में यूज किया है। जितना भी मॉलिक्यूलर मास होगा उसके अंदर एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस इज एवोगेड्रो नंबर, पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये नहीं भी पढ़ा तो ध्यान में रखो। अगर मॉलिक्यूलर मास दिया है तो उतने ग्राम वाटर में, उतने ग्राम सब्सटेंस में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने? 6.023 into 10⁻23। ये दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगेड्रोज नंबर। सो देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, 1 ग्राम में कितने होंगे बताओ? 18 ग्राम में इतने। तो 1 ग्राम में कितना? डिवाइड बाई 18 कर देंगे। So that will be 6.023 into 10⁻23 डिवाइड बाई 18 मॉलिक्यूल्स। ये समझ में आ गया?
अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है ये मिल गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1 ग्राम में इतने, हर मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है ये भी मिल गया, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ रहा है? इतने मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल पे इतना चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यस और नो? सो टोटल चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ वाटर, और इन लिखना चाहिए, इन 1 ग्राम ऑफ वाटर इज, ये मल्टीप्लाइड बाई ये, सो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाइड में हर मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है इतना, 1.6 इंटू 10⁻⁻18, ये मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो आंसर आएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, ये तो रह गया अपना करना। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन तो एक मॉलिक्यूल में, इन सारे मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने वो भी आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो वापस से करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन कर लो और वो भी कर लेते हैं अलग से, ये कैलकुलेशन तुम लोग कर लो कितना आ रहा है बताना मुझे। कैलकुलेटर से कर लो, उसमें बहुत टाइम लगेगा तुमको करने में, लॉग टेबल से कर सकते हो या कैलकुलेटर से कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे कितना है 16, 18, 6.023 कर सकते हैं डायरेक्ट भी, इट विल टेक टाइम, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर इज, 1 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितने थे इतने, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18, और एक मॉलिक्यूल में थे 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सो दिस विल बी, इसका डिवीजन करना ही पड़ेगा, चलो मैं कर लेता हूँ, बाकी तुम लोग कर लो वो कैलकुलेशन। हो गया ये ऐसे ही लिखते हैं, 5, तो ये आता है 334, पहले कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी 0.334 इंटू 10⁻22, या फिर 3.34 इंटू 10⁻21 है ना इलेक्ट्रॉन्स, सही है क्या कैलकुलेशन, देखो तो ज़रा बुक में, है ना। और ये इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका हमने ये निकाला हुआ था 0.334, ये इन दोनों का डिवीजन इंटू 1.6 भी है ना, 10⁻23 माइनस 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5, ये 1.6 और ये करना पड़ेगा, 334 इंटू 16, 24, 433 435, ऐसा कुछ तो आ रहा है, 4, 0.334
5344 इंटू 10⁵, यही है क्या? देखो तो हाँ 0.5344 इंटू 10⁵ कूलम है ना, ऐसे ही है कुछ। हाँ तो देखो 1 ग्राम में इतना ज़्यादा चार्ज है, 10⁵ आ रहा है इधर। so then 10⁴ हाँ 10⁴ करना है तो 5 पॉइंट लिख दो, 5.35 इंटू 10⁴ कर दो।